जय हिंद साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 सभी छात्रों के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है और जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को खुद से करिए और आंसर क्या होगा ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा लेकिन ऑप्शन इसका इतना खतरनाक है ना कि बना कर भी आप इस फॉर्म में क्वेश्चन आंसर नहीं ला पाइएगा। और देखिए ला देते तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। देखिए बोल रहा है कि एक नियमित षष्ठभुज का क्षेत्रफल जो है ना वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, ठीक है। षष्ठभुज के परिमाप और वर्ग के परिमाप का अनुपात क्या है ये पूछा है। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है भी लेकिन ऑप्शन बहुत खतरनाक है। अब देखिए कैसे लाएंगे। देखिए यहाँ पे षष्ठभुज है, ठीक है ना। सबसे पहले षष्ठभुज बना लेते हैं मेरे भाई। षष्ठभुज वो होता है जिसकी सभी 6 भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। और एक वर्ग है, ठीक है ना। और इन दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर है, ठीक है ना। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो मान लेते हैं वर्ग का भुजा है स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है ना। और षष्ठभुज का भुजा मान लेते हैं कैपिटल ए, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर है तो हमको षष्ठभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या होता है मेरे भाई, षष्ठभुज में टोटल जो है ना, टोटल त्रिभुज तो बहुत बनता है लेकिन मेन रूप से जो है ना यदि हम निकालने की कोशिश करें क्षेत्रफल तो 6 त्रिभुज बनता है और 6 वो समबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है ना। देखिए कैसे 6 बनता है। इस पॉइंट यहाँ लेते हैं बीच में, इस सभी पॉइंट से मिलाते हैं इसके शीर्ष को, ठीक है ना। तो देखिए 6 त्रिभुज टोटल बनता है, ठीक है ना। 6 त्रिभुज आप काउंट कर लीजिए और 6 के 6 समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना। सभी भुजा ए सब ए ही होता है, ठीक है ना। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होगा। कैपिटल ए भुजा है तो ए स्क्वायर। ऐसा ऐसा 6 समबाहु त्रिभुज बन रहा है, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ध्यान रखिए षष्ठभुज का क्षेत्रफल 6 × √3/4 ए स्क्वायर होता है। बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 से काटेंगे 2 से काटेंगे तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होगा मेरे भाई 2/3√3, ठीक है। अब यदि हम ए का मान यहाँ से निकालते हैं, देखिए ए का मान निकालते हैं, a/a निकालते हैं तो √2/√3 × √3 इस तरीके से होगा। अब हमसे पूछा परिमाप बोल रहा, षष्ठभुज के परिमाप और वर्ग का परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो षष्ठभुज का परिमाप होता है मेरे भाई कितना, 6 × a हो जाएगा, 6a हो जाएगा। यानी 6a रेशियो कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 4a हो जाएगा ना, 4a। अब यहाँ देखिए कितना होगा 3a रेशियो 2a। अब a का मान हम बैठा देते हैं 3 रेशियो √2 हो जाएगा, रेशियो 2 × √3 × √3 इस तरीके से। अब देखिए ऑप्शन क्या 3√2 × इतना है, कोई में नहीं दिख रहा मेरे भाई। इसीलिए बोले क्वेश्चन देखने में नॉर्मल लग रहा है लेकिन ऑप्शन बहुत खतरनाक है। आप क्या कीजिएगा, आपको बना भी लीजिएगा तो भी आप आंसर नहीं बता पाइएगा। यदि आपको ये थोड़ा सा इधर उधर करने नहीं आता है मेरे भाई, मॉडिफाई आंसर नहीं आता है तो भी नहीं बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको चाहे ऑप्शन पहले देखिए ध्यान से। ऑप्शन में हमको √6 चाहिए, सभी ऑप्शन में √6 है, ठीक है ना। आप पहले है या बाद में तो बाद की बात है, तो √6 हमको लाना पड़ेगा। तो √6 आप या तो इधर लाइए या तो इधर लाइए। उसके बाद क्या है मेरे भाई, उसके बाद √3 भी है, √3 भी है सभी में तो √3। हम सबसे एक ही देखते हैं कोई टर्म को। यदि हम इसको √3 को 3 × √3 कर सकते हैं ना, √3। अब देखिए क्या होगा ना, यहाँ पर ये जो है मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, √3 ये कट जाएगा ना। अब देखिए इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, √3 के है ना। तो √3 × √3 इस तरीके से है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ समझने में। अब देखिए √3 कैंसिल आ गया। √3 × √2 कितना होगा, √6 रेशियो 2 × √3 इस तरीके से होगा, ठीक है ना। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा, √6 × रेशियो 2 √3। हाँ ऑप्शन नंबर डी ये दिख गया मेरे भाई, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब बनाकर भी इस क्वेश्चन को आंसर नहीं टिक कर सकते हैं जब तक कि हम मॉडिफाई थोड़ा सा नहीं कर लेंगे। अब देखिए कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आएगा भाई हमको नहीं पता होगा, इस तरीके से हम नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। मेरे भाई जो भी कीजिए, देखिए फाइनली क्या होगा ना, आप जो भी लाए हैं ना रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, नहीं समझ आता है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। जो भी रिजल्टेंट आता है और ऑप्शन में भी उन सभी दोनों ऑप्शन को
स्क्वायर करके देख लीजिए, बराबर जो आ जाएगा मतलब वही उसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो रूट से कम बाहर निकलेंगे। रूट ही तो झमेला है सबसे बड़ा, है ना। तो रूट स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, उसके बाद मिला लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा मेरे भाई। समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि ए तथा बी जो है समान पूंजी निवेश कर एक दुकान खोलते हैं, ठीक है ना, तथा ए जो है 8 माह बाद दुकान से अलग हो जाता है, ठीक। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है वो 3500 रुपये का होगा हो, तो आपसे पूछ रहा है कि बी को ए से कितने रुपये अधिक प्राप्त हुए ये बताना। तो देखिए पार्टनरशिप का बहुत ही सिंपल सवाल है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप में, मैं एक बात हमेशा बताता हूँ कि आपको फाइनली जो है ना, जितना भी व्यक्ति बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है शामिल, उसमें से देखना कितने रुपए लेकर वो रहता है और कितने समय तक रहता है, बस 2 चीज देखना, उसके बाद तीसरा कुछ नहीं देखना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा 2 व्यक्ति है ए और बी। अब बोल रहा समान पूंजी निवेश कर दुकान खोलते हैं, समान पूंजी निवेश कर दुकान खोलता है, इसका मतलब पूंजी दोनों में कट जाएगा, कॉमन होगा, तो हमको टाइम को ही लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टाइम का ही रेशियो जो होगा वही इसके लाभ के रेशियो में बटेगा। तो देखिए ए 8 माह बाद दुकान से अलग हो जाता है, मतलब ए जो है 8 महीने तक ये दुकान में साथ रहता है बी के साथ, उसके बाद वर्ष के अंत में कुल लाभ 3500 रुपये का हो, यानी 8 महीने तक ये रहता है, और बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया। इसका मतलब बी जो है वर्ष 1 वर्ष पूरे रहता है बिजनेस में, ठीक है ना, यानी 12 महीने तक वो पूरे रहता है, ठीक है ना। अब इसको काट देंगे, 2 चौका 8, 3 चौका 12, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया मेरे भाई 2:3, और यही 2:3 जो है तो वो टोटल लाभ के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2:3 यानी 5 बराबर कितना है मेरे भाई, लाभ कितना है 5 बराबर 3500, तो 1 बराबर कितना होगा 700। तो आपसे पूछ रहा है बी को ए से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए, तो बी को कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए, 1 का अंतर है मेरे भाई, 1 ही ज्यादा है ना, तो 1 बराबर सीधे वही हो जाएगा 700 रुपया अधिक प्राप्त होगा, ठीक है ना। बस बाकी कुछ करना नहीं था। पार्टनरशिप में यही एक कॉन्सेप्ट है कि ध्यान रखिए कोई भी व्यक्ति कितने समय तक के लिए और कितना पूंजी लेकर वो बिजनेस में शामिल रहता है, बस ये चीज, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक उचित प्रिज्म का आधार जो है ना एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आपसे प्रिज्म का आयतन पूछ रहा क्या होगा। तो सबसे पहले पूछ क्या रहा, देखिए प्रिज्म का आयतन, तो फार्मूला पता होना चाहिए। प्रिज्म का आयतन क्या होता है मेरे भाई, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। प्रिज्म का आयतन पूछ पहले क्या रहा है ये देख लीजिए, और जो चीज पूछ रहा है उसका फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला में क्या क्या है दिया हुआ और क्या क्या नहीं दिया हुआ ये डिसाइड कीजिए, क्या हमें निकालना है और क्या दिया हुआ। तो प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होगा मेरे भाई, प्रिज्म का आयतन हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है, ठीक है ना, ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, हमको आधार का क्षेत्रफल चाहिए और ऊंचाई चाहिए, लेकिन प्रिज्म का ऊंचाई हमको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है कि एक प्रिज्म का आधार दिया हुआ समलंब चतुर्भुज, मतलब समलंब चतुर्भुज के आकार का एक प्रिज्म है मेरे भाई, ठीक है ना, और इसके समांतर भुजाओं की लंबाई भी दिया हुआ। तो ये बड़ा भुजा जो 25 सेंटीमीटर, छोटा भुजा 11 सेंटीमीटर, और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मेरे भाई, बीच की दूरी ये जो है ना वो 16 सेंटीमीटर दिया हुआ। दूरी मतलब हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही दूरी बोला जाता है, ठीक है ना, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी उसको बोल सकते हैं। तो भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई दिया हुआ, लंबाई भी बोल सकते हैं 16 सेंटीमीटर। तो हमको आधार का क्षेत्रफल चाहिए। आधार प्रिज्म बना हुआ कैसा, ये समलंब चतुर्भुज के आधार इसका बेस है, ठीक है ना। तो इसका पहले फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल होता है, तो आधार किस टाइप का है, समलंब चतुर्भुज का, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है
समांतर समांतर भुजाओं का 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है, ठीक है ना, गुने ऊंचाई। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1/2 इंटू समांतर भुजा कितना होगा, इन दोनों का योग 25 और 11 कितना हो जाएगा 36 इंटू ऊंचाई कितना है मेरे भाई 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 36 इंटू 8 आ गया आधार का क्षेत्रफल, मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 8 इंटू ऊंचाई कितना है मेरे भाई प्रिज्म का, तो प्रिज्म ऐसा ये बेस है, ठीक है ना, बेस इसी तरीके से ऐसे ढका हुआ, मतलब रखा हुआ एक तरह से, ये समझिए प्लेट, ठीक है ना। तो प्रिज्म इसी तरीके का होता है, ठीक है ना। तो इसका ऊंचाई इसी तरीके से रखा हुआ 10 सेंटीमीटर तक है, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊंचाई 10, तो अब कितना आ जाएगा 8 48 के 8 बाकी 2 38 24 सॉरी 8 48 के 8 बाकी 4 38 24 4 28, तो ये एक जीरो आ जाएगा 2880 मेरे भाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसका आयतन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। उसके बाद समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं था, बशर्ते फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम स्टार मार्क कर दिए हैं, आप खुद से बनाइए और आंसर क्या होगा वो बताइए। बोल रहा कि एक दुकानदार जो है ना, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु के विक्रय पर, यानी एक वस्तु को बेचने पर 30.80 रुपये का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए हम लोगों का बेसिक फंडा है कि हम एकदम कूल माइंड के साथ बेसिक जो तरीका है जो आपको हम बताए हैं और बताते आए हैं, उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। मान लेते हैं अंकित मूल्य इस बार 100 है, ठीक है ना, 100 है, ठीक है। इस पर 28% की छूट देता है मेरे भाई, तो 28% की छूट देता है 72 रुपया में, वो क्या करता है बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस जो है 72 है, ठीक है ना। फिर भी 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है मतलब 120 कमाता है मेरे भाई, ठीक है ना। 120 का वैल्यू दिया हुआ, अब देखिए सेलिंग प्राइस 72 है, उसके फिर 72 रुपये में बेचने के बाद भी वो 20% का लाभ कमाता है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो होगा 72 से कम होगा, तब ने ज्यादा में बेचता है, बिकता है, तब लाभ कमाता है, ठीक है ना। तो अब 120 72 दिया हुआ 120 बराबर, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 72 बटे 120 इंटू 100 करेंगे, 1010 12 छक 72, ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखिए मेरे भाई 60 रुपया आ जाएगा, मान लेते हैं 60, ठीक है ना। अब ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 60 आ गया, ठीक है ना। अब जो है सेलिंग प्राइस 72 और कॉस्ट प्राइस 60 है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितने का होता है मेरे भाई, तो बोलिएगा प्रॉफिट जो होता है, ये प्रॉफिट जो होता है मेरे भाई 12 का होता है, ठीक है ना। और यही 12 कितने के बराबर हो जाएगा, बोल रहा है एक वस्तु के विक्रय पर 30.80 रुपये का लाभ होता है, यानी खरीदता इतना बेचता इतना में, तो लाभ कितना का होता है मेरे भाई 12 का, कितने के बराबर हो जाएगा 30.80 का, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब 72 का मान पूछ रहा, तो 72 का मान कितना हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 0 8 48 के 8 बाकी 4 180 4 84 हो जाएगा, 30 गुने 6 180 प्लस 4 184.80 रुपया हो जाएगा मेरे भाई उस वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है ना। कितना बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किए, अपने आप बन गया, ठीक है ना। आपको भी यही फंडा लगाना है, जब भी कोई समझ क्वेश्चन नहीं आता या फिर ये कोई बड़ी बात नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है ना। तो आप बेसिक अपना थॉट लगाइए और क्वेश्चन को बना दीजिए, ठीक है। पसंद आ रहा है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि ए जो है ना बी से 1.5 गुना कुशल है, ठीक है ना, इसीलिए काम को पूरा करने में बी से 8 दिन कम समय लेता है, ठीक है। यदि ए और बी एक एक दिन काम करते हैं, मतलब अल्टरनेट दिन काम करते हैं, और ए पहले दिन काम करता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है।
तो देखिए, चाहे तो आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, नहीं तो फिर देखिए ए जो बोल रहा है बी से है ना, वो 1.5 गुना कुशल है। मान लेते हैं बी 1 कुशल, इसकी इफिशियंसी 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है ना। 1.5 का मतलब क्या है ना, नहीं तो आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रहने दीजिए। या फिर इसको यदि आप फ्रैक्शन में करते तो 3/2 कर सकते हैं, 1.5 है ना, 1.5 का मतलब 1.5। या तो फिर अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 3 और 2 हो जाएगा। मान लेते हैं बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, इसका 1.5 गुना 2 1.5 है, कितना होता है 3 हो गया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि बी से 8 दिन कम समय लेता है, ये जो है बी से 8 दिन कम समय लेगा ही, ये ओबियसली लेगा मेरे भाई, क्योंकि ये इफिशियंसी 3 से करता है, ये 2 से ही करता है, तो ये 8 दिन कम लेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ये इफिशियंसी का रेशियो 3:2 है, तो टाइम का रेशियो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना, तो 2:3 हो जाएगा। इन्हीं ए 2 दिन लेता है उस काम को करने में, तो बी 3 दिन लेता है। और यही जो है अंतर है मेरे भाई, एक का अंतर यही 8 दिन के बराबर है। बोल रहा है बी से 8 दिन कम समय लेता है, मतलब एक बराबर 8 है। तो अब ए कितना दिन में काम करता है मेरे भाई, तो ए हो जाएगा, ए और बी लिख देते हैं, 1 बराबर 8 है, तो 2 काम है 2, ठीक है, तो 16 दिन ले लेगा। और बी कितना ले लेगा, 3 गुने 8 24 दिन, ठीक है ना। अब देखिए अब आ गया, ए 16 दिन में काम करता है, बी 24 दिन में। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम सबसे पहले ले लेंगे तो 48 हो जाएगा, 16 48, इफिशियंसी निकालेंगे, 24 दूना 48। अब आपसे पूछ रहा है कि ए और बी एक एक दिन काम करते हैं, ठीक है ना, एक एक दिन मतलब अल्टरनेट करता है। तो पहला दिन जो है मेरे भाई, पहला दिन ए करता है, ठीक है ना, ए करेगा तो कितना काम करेगा, 3 काम। और दूसरा दिन आएगा ये बी काम करने के लिए, ये कितना काम करेगा, 2 की इफिशियंसी से 2 काम, ठीक है ना। और ये ए 3 की इफिशियंसी से 3 काम। तो टोटल कितना दिन लगेगा मेरे भाई, बोलिएगा 2 दिन लगेगा, तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम हो जाएगा वो 5 काम, ठीक है ना। अब ध्यान से 5 काम हो गया। अब इसी तरीके से देखिए, हमको 48 काम टोटल करना है ना, तो 48 काम करना है। हम सबसे पहले इसके नज़दीक लेकर जाएंगे, और नज़दीक ऐसा नंबर ले जाएंगे कि ये दोनों का जो जब बी का काम समाप्त हो गया वहाँ तक, मान लीजिए 5 का मल्टीपल लेकर चलेंगे, तो कितना होगा 5×9 = 45, यानी 45 काम करने के लिए मेरे भाई, 45 काम करने के लिए इधर 9 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर से भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दिन हो जाएगा। अब देखिए 45 काम हो गया, अब 18वां दिन कौन किया होगा, बी ही किया होगा। अब देखिए बचता है 3 काम अगले दिन फिर करेगा, 19वां दिन करेगा, 19वां दिन कौन करेगा, ए करेगा। तो मतलब 1 दिन और लगेगा मेरे भाई, प्लस 1 डे, टोटल हो जाएगा 19 दिन हो जाएगा। तो 19 डेज हो जाएगा, कितना काम हो जाएगा, टोटल 48 काम हो जाएगा। तो आपसे यही पूछ रहा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो 19 दिन लगेगा टोटल काम पूरा होने में, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। बोल रहा है ए बी से 1.5 गुना कुशल है, ठीक है ना। आप देखिए बी को मान लीजिए 1 इफिशियंसी है, कुशल मतलब इफिशियंसी, और ये 3/2 है, 1.5 इसको बोलते हैं ना, 1.5 है, 3/2 को ही बोलते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, फ्रैक्शन से बाहर निकलने का ये तरीका था, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए मेरे भाई, तो 3:2 आया, इफिशियंसी आया, और टाइम जो होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो टाइम हो जाएगा 2:3, यानी 2 दिन ये काम करता है तो 3 दिन ये करता है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का अंतर जो है ना, 1 दिन कम लेता है, यही 1 दिन 8 दिन कम समय लेता है, कौन, ए लेता है बी से, ठीक है ना। तो अंतर 1 जो 8 के बराबर होगा, और 2 दिन ही करता है, 2 16 दिन, बी जो है 24 दिन हो जाएगा। अब आ गया, टाइम निकल गया, उसके बाद जो बोल रहा है निकाल लीजिए आराम से। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से कि पहला दिन ए करता है 3 की इफिशियंसी से 3 काम, फिर दूसरा दिन अल्टरनेट दिन हो रहा है, फिर दूसरा दिन बी करेगा 2 की इफिशियंसी से 2 काम, तो टोटल 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा ना। तो हमको इसके नज़दीक लेकर जाना। अब देखिए 5 यहाँ तक लेकर जाना, मतलब देखिए फिर ताकि लास्ट में 2 तक समाप्त हो। तो यहाँ पर देखिए 45 यानी 45 के आसपास जा रहा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर 9 से मल्टीप्लाई किए, इधर से भी 9 से, बाकी 3 काम बचता है, तो 3 काम जो है ना ये करेगा अगला 1 दिन लगेगा, और तो 18 + 1 19 दिन हो जाएगा, टोटल काम 48 पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे भाई पसंद आया है ये तरीका, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना।
साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि अभी ने 624 रुपया में दो वस्तुएं खरीदी, ठीक है। उसने पहली वस्तु को 14% घाटे पर और दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है बराबर है तो उनके लागत मूल्यों में अंतर क्या है ये बताना है। लागत मूल्यों मतलब कॉस्ट प्राइस में, मतलब क्रय मूल्य में अंतर क्या है ये पूछना। तो देखिए अभी नाम का एक व्यक्ति है, 624 रुपये में दो वस्तु को खरीदता है। पहले वस्तु को 14% हानि पर बेचता है, घाटे मतलब लॉस पर, ठीक है ना। और दूसरे वस्तु को 14% उतना ही परसेंट लाभ पर। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, मेरे भाई यहाँ पे क्लू पकड़िए, विक्रय मूल्य बोल रहा है बराबर है दोनों वस्तु का। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में, आप जाकर जरूर देखिए। मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक क्लास में लगभग ये बातें बोलता हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए जाकर। तो देखिए विक्रय मूल्य जब बराबर होता है ना मेरे भाई, एस सेलिंग प्राइस 1 जब सेलिंग प्राइस 2 के बराबर होता है ना, तो क्या करना है, ये दोनों का जो विक्रय मूल्य है मेरे भाई, दोनों का विक्रय मूल्य जो है ना, वो जैसे 100 प्लस माइनस एक्स रेशियो 100 प्लस माइनस वाई। एक्स और वाई है कि पहली वस्तु को कितना परसेंट लाभ या हानि पर बेच रहा है, दूसरी वस्तु को कितना परसेंट लाभ या हानि पर बेच रहा है, ठीक है ना। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस जो होता है मेरे भाई दोनों का, ये कॉस्ट प्राइस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 100 प्लस माइनस बाई, मैं यहाँ थोड़ा देर के लिख देता हूँ। एक्स का मान क्या हो, 14% घाटे पर, तो घाटे माइनस का साइन यूज करेंगे। 100 माइनस 14 कितना आ जाएगा मेरे भाई, बोलिएगा 86 आ जाएगा। रेशियो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ लाभ पर बेच रहा 100 प्लस 14 114। अब इसको हम 114 रेशियो 86 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यहाँ 43 ये हो जाएगा 57, ये 43 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये टोटल आ जाएगा 100 हो जाए, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, ठीक है ना। यही कॉस्ट प्राइस दोनों का, यानी पहला वस्तु का कॉस्ट प्राइस 57, दूसरे वस्तु का 43 है, और यही दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस मिलकर कितना होता है 100, जो कि कितना के बराबर है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना, दो वस्तुओं ने खरीदी मतलब क्रय 624 के बराबर। तो मेरे भाई आपसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन लागत मूल्य इन दोनों के क्रय मूल्य के बीच का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 14 का डिफरेंस। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.24, 14 बराबर, यानी डिफरेंस इसका पूछ रहा है 14 बराबर 6.24 गुने 14। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6.24 इंटू 14 करिएगा, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6 कहीं दिख रहा है मेरे भाई, यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप कर देखिए इतना आ जाता है, ठीक है ना। मैं कर देता हूँ, 4 चौक 16 6 बाकी है, 4 2 8 1 9, 6 चौक 24 आ रहा है मेरे भाई, फिर 4 2 6, देखिए 6 तेरे के 3 बाकी है, 4 2 6 1 7 6 2 8, देखिए 87.36 आ रहा है ना, सेम चीज, ठीक है। तो इतना करना नहीं था, बस यूनिट डिजिट देखिए 4 4 6 है, 6 यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर चले आएंगे, ठीक है ना। और कोई ऑप्शन 6 रहता है यूनिट डिजिट तो हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो हमको एक ही मिल रहा है तो यहाँ निकल जाएंगे, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो इस तरीके से करना था, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जब दिया रहे और पहली वस्तु को x% लाभ पर और दूसरी वस्तु को y% हानि पर बेचे, या लाभ हानि प्लस इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है मेरे भाई, विक्रय मूल्य बराबर है, तो उन दोनों का विक्रय मूल्य का रेशियो जो होगा ना, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रय मूल्य का रेशियो, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख लीजिए आप नोट्स में बनाकर, बहुत ही काम देगा ये क्वेश्चन, बहुत ही, यदि आप बेसिक से बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। आपको बना बनाया दे रहा हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए परसेंटेज का है। बोल रहा कि ए की आय जो है ना बी से 25% अधिक है, और सी की आय जो है ए और बी की आय के योग से जो है 65% कम है, ठीक है ना। तो पूछ रहा सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले जितना व्यक्ति है उसका लिख देना है, ठीक है ना। तो ए बी और सी 3 व्यक्ति है तो तीनों को लिख दिए। अब बोल रहा है कि ए की आय बी से 25% अधिक है, मान लेते हैं बी की आय 100% है, तो ए की आय कितना हो जाएगा, इससे 25% अधिक मतलब 125 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब बोल रहा है और सी की आय जो है ना, ए और बी की आय जो है ना उसके योग से 65% कम है। तो इन दोनों के योग से मेरे भाई 125 लिख देता हूँ, 125 प्लस 100, ठीक है ना, यानी 225 डायरेक्ट लिख देता हूँ। 225 से 65% कम है, 225 से 65% कम है, मतलब सीधे कर देते हैं कितना, 35/100 करते हैं, 35/100 हो जाएगा ना। तो सीधे 100 से कंपेरिजन करके क्या करेंगे, 35/100 कर देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको आप काटेंगे, सब बचे 35, 20/100, 4×5 = 20, 45 × 225, ठीक है। अब ये करेंगे 35 के 5, बाकी 3, 28 3 38/4, ये काटेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 4 7 28, 3 4 8 32, 4 8 32 हो जाएगा, 3 4 7 28, 2 4 5 20। अब देखिए पूछ रहा कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी 78.75 और 125 का कंपैरिजन करने बोल रहा है, कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है, सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, पहले 100 तक लेकर चलते हैं, तो ये हो जाएगा 22 ने 21.25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 46.25, कितना प्रतिशत कम ने बोल रहा, कम बोल रहा तो बड़ा वाला वैल्यू ऊपर नीचे में लेंगे, तो 125 इंटू 100 करेंगे मेरे भाई, इंटू 100 करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हटाने के लिए, ठीक है ना, अब देखिए 100 खत्म हो गया, इसको काटते हैं 25 × 25 से, 5 9 45, 1 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से काटे 5 5 25, 5 18 90, 5 5 25, ये 15, 3 5 7 35, तो 37% आ रहा, ठीक है ना, टोटल आ रहा है 37%। क्या ऑप्शन कोई 37% है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना था, थोड़ा सा यहाँ पर लग गया टाइम, कोई बात नहीं, फास्ट कर लीजिएगा कैलकुलेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप बिना कैलकुलेशन करने आंसर नहीं ला सकते, तो इस तरीके से आप ये आ सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से 37% आंसर आएगा, ठीक है ना मेरे भाई। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन आ गया है, बोल रहा 72, 168 और 150 का चतुर्थ अनुपाती क्या है। हालांकि इस तरीके का सवाल बता चुके हैं, माध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। तो इस बार देखिए चतुर्थानुपाती पूछा, आपको बताएं जैसे डायरेक्ट फार्मूला बताएं, एक्स वाई जेड 3 संख्या है और इसका चतुर्थानुपाती आपसे पूछेगा, फोर्थ रेशियो पूछेगा ना, तो क्या करना है मेरे भाई, y इंटू जेड अपॉन एक्स कर देना, ठीक है ना, चतुर्थानुपाती जब भी पूछेगा। तो देखिए y अब नहीं तो ये फार्मूला नहीं पता है तो कोई बात नहीं, देखिए 72/168 करना है मेरे भाई, बराबर कर देना 150 चतुर्थानुपाती हमको नहीं पता अगला संख्या, तो के मान लेते हैं, ठीक है, बस अब हो गया। देखिए ये क्या करेंगे ना, ये आ जाएगा 18 × 4 = 72, 18 × 4 = 72, 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8। अब देखिए 3 × 6 = 18, 7 × 6 = 42, अब 3 50 बार में कटेगा तो 50 × 7 कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो के बराबर आ जाएगा 35 350 आ जाएगा, जो कि हम के माने चतुर्थानुपाती, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है फार्मूला आपको याद ही रहे तो करिएगा, बिना फार्मूले के भी आप कर सकते हैं। हम फार्मूला ये इसी पर तो बना कर दिए हैं ना ये फार्मूला, ठीक है ना, खुद से बनाए हैं और इस तरीके से आपको रेडीमेड एक फार्मूला दे दिए, तो इसका आंसर 350 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से करो, जैसे दो को एक्स और वाई का मध्य अनुपात क्या होगा मेरे भाई, √x/y हो जाएगा, x/z, x और y का तृतीय अनुपात पूछेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, x/y बराबर y/k, तो k बराबर हो जाएगा y² x हो जाएगा, ये तृतीय अनुपाती आप लिख लीजिए, थर्ड रेशियो, ठीक है ना, थर्ड रेशियो लिख देता हूँ, रेशियो, ये सेकेंड रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना, मध्य अनुपाती। तो आप लिख लीजिए मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती, यही 3 को पूछेगा, इसके अलावा 4 5 तक नहीं गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं फॉर्मूला। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन तो अवश्य करके आप लोग कीजिए। बोल रहा कि त्रिभुज PQR एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। एस जो है चाप QR पर कोई एक बिंदु है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल PSQ की माप क्या होगा वो बताना है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो देखिए सबसे पहले बोल रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज है। एक वृत्त सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें त्रिभुज है पी क्यू आर और ये मेरे भाई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। ये समबाहु त्रिभुज है, नाम दे देते हैं पी क्यू और आर, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि एस जो है ना चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है, ठीक है ना। तो एस इसी चाप जो है ना क्यू आर ये चाप है मेरे भाई, इसी पर कोई एक बिंदु है एस, मान लेते हैं एस बिंदु यहाँ पर ये है, ठीक है ना। इस पर एक बिंदु है तो आपसे पूछ रहा है एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू मतलब इसको मिलाने के लिए बोल रहा है एंगल पी एस क्यू का माप क्या होगा, यानी ये एंगल कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए ये पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज ये 60 डिग्री होगा मेरे भाई, तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये भी 60 डिग्री टोटल होगा ना, टोटल 60 डिग्री। अब देखिए क्या है ना, यदि हम इसको मिलाते हैं, एक मिनट, एस को आर से मिलाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। एस को आर से मिलाते हैं तो ये चाप है, ठीक है ना। चाप एस आर द्वारा जो एंगल एस पी आर बनाएगा वही एंगल एस क्यू आर बनाएगा, क्योंकि सेम चाप द्वारा, यही चाप है ना, यही चाप एस आर द्वारा है, पी पर बनाया कोण और क्यू पर बनाया कोण सेम होगा। यदि मान लेते हैं ये अल्फा होगा तो ये एंगल भी अल्फा होगा मेरे भाई। तो ये एंगल कितना बचेगा, तो बोलिएगा 60 डिग्री माइनस अल्फा बचेगा, 60 डिग्री माइनस अल्फा बचेगा, ठीक है ना। 60 डिग्री माइनस अल्फा, बढ़िया से मैं लिख देता हूँ, ये बचेगा 60 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज आपको दिख रहा, त्रिभुज पी क्यू एस, ये त्रिभुज दिख रहा, त्रिभुज पी एस क्यू या पी क्यू एस दिख रहा। अब देखिए क्या है ना, ये एंगल 60 डिग्री माइनस अल्फा है, ये एंगल कितना हो जाएगा टोटल 60 डिग्री प्लस अल्फा, 60 डिग्री माइनस अल्फा है और ये 60 डिग्री प्लस अल्फा हो जाएगा ना। और ये एंगल हमको नहीं पता, लेकिन ये त्रिभुज बन गया, तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो देखिए दो कोणों का योग कितना हो गया, ये अल्फा अल्फा कैंसिल, तो 120 डिग्री हो गया मेरे भाई। बचता कितना, हमको 180 पुराना है त्रिभुज में, तो ये कितना बच जाएगा, तो बोलिएगा 60 डिग्री ये बच जाएगा। तो आपसे यही पूछ रहा है एंगल पी एस क्यू बराबर कितना होगा, तो 60 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाने वाला था, यदि आप इस तरीके से नहीं सोचते हैं तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एबीसीडी जो है ना एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना। विकर्ण बीडी और एसी जो है एक दूसरे को ई पर काटते हैं, ठीक। यदि एंगल बी ई सी बराबर 138 डिग्री है और एंगल ई सी डी बराबर 35 डिग्री दिया है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल बी ए सी का माप क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले बोल रहा चक्रीय चतुर्भुज है एबीसीडी, चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है ना। और चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, वृत्त के अंदर वैसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण उसके परिधि को टच करता हो, ठीक है ना। तो चारों कोण पहले हम टच कराते हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है ना। चक्रीय चतुर्भुज, ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है ना, नाम दे दिया। अब बोल रहा है विकर्ण बीडी और एसी एक दूसरे को ई पर काटते हैं, तो विकर्ण बीडी और एसी बना लेते हैं, एसी विकर्ण और ये है मेरे भाई बीडी विकर्ण, ठीक है ना। ई पर काटता है, ठीक है ना। तो ई पर काटता है, आपसे पूछ रहा है मेरे भाई ई पर काटता है और दिया हुआ है एंगल बी ई सी 138 डिग्री, यानी ये कोण जो है ना 138 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, 138 डिग्री, ठीक। और उसके बाद मेरे भाई एंगल ई सी डी जो है ना, एंगल ई सी डी ये कोण दिया हुआ कितना 35 डिग्री। तो देखिए आपसे पूछ रहा है एंगल बी ए सी का माप क्या होगा, ये एंगल आपसे पूछ रहा, ठीक है ना। तो ये एंगल आपसे पूछ रहा, तो देखिए सबसे पहले चाप एडी देखिए, ठीक है, चाप एडी, ठीक है। चाप एडी द्वारा देखिए परिधि पर जो बनता है सेम चाप द्वारा परिधि पर बना कोण बराबर होता है, तो ये चाप एडी द्वारा एंगल ए सी डी जो बनेगा उसी एंगल ए चाप एडी द्वारा एंगल ए बी डी बनेगा, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा ना, 35 डिग्री। अब एंगल बी ए सी का माप पूछ रहा है, ये 138 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा ये 42 डिग्री हो जाएगा, 42 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है,
तो ये 138, ये 42 बचेगा, ठीक है ना, दोनों जोड़ी 180 आता। अब एंगल BAC पूछ रहा है, इस त्रिभुज में ये एंगल कितना बचेगा, ये हो जाएगा 5 2 7, 4 3 7, 77 डिग्री, बाकी 180 डिग्री होता है, तो 103 डिग्री मेरे भाई ये बचेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा था, एंगल BAC बराबर 103 डिग्री। देखिए कितना इजी तरीके से निकल गया। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि सेम चाप द्वारा परिधि पर जितना भी कोण बनेगा सभी बराबर होगा। मान लीजिए ये चाप है, कहीं और बनता मेरे भाई इस तरीके से एंगल, हर एक जगह बनता सेम चाप द्वारा सेम एंगल बनता है, ठीक है ना। पसंद आया मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक क्लब के प्रत्येक सदस्य के द्वारा उतने रुपये और पैसे का योगदान दिया जाता है जितने क्लब के सदस्यों की संख्या, ठीक है ना। यदि कुल योगदान इस तरीके से 2525 रुपया है, तो आपसे पूछ रहा है क्लब में सदस्यों की संख्या क्या है। तो देखिए बहुत ही सिंपल लग रहा सवाल देखने में, लेकिन जितना सिंपल लग रहा उतना ही खतरनाक सवाल है। देखिए कहाँ गलती का चांस बनता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं क्लब में सदस्यों की संख्या x है, ठीक है ना। क्लब में सदस्यों की संख्या मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। सदस्यों की संख्या जो है मेरे भाई वो मान लेते हैं x है, ठीक है ना। तो x सदस्य है और प्रत्येक सदस्य उतना ही रुपया और पैसा देता है जितना सदस्य है टोटल। तो मान लेते हैं एक सदस्य जो है x रुपया देता है और उतना ही पैसा देता है। रुपये और पैसा यहाँ पर ध्यान देना, इसे नहीं x इंटू एक्स कर देना, ठीक है ना। उतने ही रुपये और पैसे देता है, ठीक है ना। कितना रुपया देता है, 100 रुपये, और उतना ही पैसा देता है। कितना पैसा, जितना सदस्यों की संख्या x है, पैसा देता है ना मेरे भाई, ये पैसा में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे रुपया में, 100 से डिवाइड करेंगे। इतना रुपया मतलब देता है एक सदस्य, ठीक है ना। प्रत्येक सदस्य कितना देता है, उतना ही देता है जितना सदस्यों की संख्या है, रुपया और पैसा, ठीक है ना। तो पैसा को कन्वर्ट कर दिया रुपया में। अब देखिए एक सदस्य इतना रुपया देता है तो x टोटल सदस्य कितना है x, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, जो कि सब मिलाकर हो जाएगा कितना रुपया, कुल योगदान 2525 रुपये का योगदान हो जाएगा। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको हम आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान आप चाहे तो इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, ठीक है ना। और मैं सजेशन दूंगा आपको कि यहाँ पर कैलकुलेशन बिल्कुल भी ना करें मेरे भाई। कैलकुलेशन कीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला आएगा, उससे बेहतर है ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को रख कर पुट करके यदि 2525 के बराबर आ जाता है तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं बारी बारी पुट करके। तो x का मान 60 पहले पुट करते हैं, तो 60/100 मेरे भाई बिल्कुल भी फ्रैक्शन में आ जा रहा है, इसको हम इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है ना। अब 45 देखते हैं, 45 भी लगभग नहीं कट रहा, ठीक है ना। तो 55 देखते हैं, 55 में 50 देखते हैं करके, देखिए सेटिस्फाई करता है। यदि 50 करते हैं तो कट रहा, 50 + 1/2 आ रहा, ठीक है ना। अब देखिए बराबर आ रहा 2525 आना चाहिए। कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 50 गुना 100, 101/2 गुने 50 करेंगे तो ये 25 आ रहा मेरे भाई। तो ये आ रहा एग्जैक्टली आ रहा 2525 आ रहा, ठीक है ना। आप 101 को 25 से गुना कीजिएगा तो 2525 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जरूर एकदम बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक में लाने का प्रयास ना करें, यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है ना, तुरंत आ जाएगा आंसर, ठीक। तो जैसा बोलता क्वेश्चन आता है उस तरीके से आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2500 क्वेश्चन आप कैलकुलेशन करिएगा तो नहीं संभव है, या 2500 क्वेश्चन सोचिएगा एकदम डायरेक्ट ऑप्शन पे बनाएंगे तो भी नहीं संभव है। हर तरीके से आपको तैयार रहना होगा, तभी जाकर 25 में जो है 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ले पाइएगा विद 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना, 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना। पसंद आया मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है यदि 3 संख्याएं जो 3:2:5 के अनुपात में है, इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योगफल जो है 1862 के बराबर है, ठीक है ना। तो मध्य की संख्या क्या है ये आपसे पूछ रहा। तो मध्य की संख्या देखिए क्या है मेरे भाई, 2 है। यानी 2 का मल्टीपल होना चाहिए कोई ऑप्शन, देखिए 2 का मल्टीपल है, ऑप्शन ये भी है, ये भी हो सकता है, 14 है, ये भी हो सकता है। क्या 13 हो सकता है, 2 का मल्टीपल 13 नहीं होगा मेरे भाई, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन डी भी खत्म हो गया, 15 भी नहीं होगा, 2 का मल्टीपल नहीं है। तो यानी 50% आप क्वेश्चन को बना चुके हैं, ठीक है ना। यदि देखिए ऑप्शन मिल जाता है तो वही टिक कर निकल जाते हैं, हम क्यों इतना कैलकुलेशन करते हैं। तो हम बोल रहे हैं तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया हुआ,
यानी मेरे भाई एक का 3 है, एक दूसरे 2 है, तीसरे 5 है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए x कुछ नहीं लगा रहता है तो x रहता है, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, यही तीनों के वर्गों का योगफल, जो कि कितने के बराबर है, 1862 के। अब जोड़ेंगे 9 4 13 13 25 कितना हो जाएगा, 38, एक्स स्क्वायर बराबर 1862। एक बार में 19 बार में काटेंगे मेरे भाई, 2 19 19 एक 19 नमा 71 से एक 71 हो गया, 9 6 15 9 6 15 19, 8 बार में काटेंगे तो ये 49 हो जाएगा मेरे भाई। तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 आया, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 7 आया। तो आपसे पूछ रहा मध्य की संख्या है। 1 मिनट, लाइन कट गया है। देखो भाई लाइन कट गया था। अब देखो x बराबर कितना आया, 7 आया ना। तो आपसे पूछ रहा मध्य की संख्या, मतलब 2x का मान पूछ रहा है, यही तो मध्य की संख्या है। तो 2 गुने 7 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था साथियों। एक और क्वेश्चन है और ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और सेट नंबर 13 जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार याद दिला देता हूँ कि आप जो भी भाई इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और संभव हो सके तो स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। लाइक करने में मेरे भाई कुछ नहीं जाता, आप इतना तो कर सकते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद इतना क्वेश्चन हम लिख पाते हैं बोर्ड पे, उसके बाद सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक। देखिए बोल रहा है बोट एंड स्ट्रीम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी लंबे समय के बाद आया है। बोल रहा है कि धारा के अनुकूल नाव की गति जो है ना स्थिर जल में गति की 125% है। यदि नाव को स्थिर पानी में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं, तो धारा के प्रतिकूल जो है 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। और टाइम जो बताना है वो घंटा में बताना है, ठीक है। तो देखिए धारा के अनुकूल नाव की गति क्या होगा, तो धारा के अनुकूल नाव की गति हो जाएगा मेरे भाई। देखिए धारा की चाल, पहले नाव की चाल क्या होता है, हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, नाव की चाल x मानते हैं ना, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। और धारा की चाल, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि नहीं, फिर भी लिख देते हैं। धारा की चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा धारा के अनुकूल नाव की गति, यानी धारा के अनुकूल मतलब दोनों का स्पीड जुट जाएगा, तो x प्लस वाई बोल रहा है धारा के अनुकूल नाव की गति स्थिर जल में गति की 125% है। स्थिर जल में किसकी गति का, तो मेरे भाई नाव की गति का ही बोल रहा है। स्थिर जल में नाव की गति का जो है, नाव की गति कितना है, x किलोमीटर, इसका जो है 125% है, ठीक है ना, 125% है। तो देखिए इसका ये 125% है, ठीक है ना, गति का 125% है। तो 100 से डिवाइड करेंगे, 125% है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 5 25 4 25। अब यहाँ 4x प्लस 4y मेरे भाई बराबर 5x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4y, x बराबर 4y आ गया। अब देखिए बोल रहा नाव को स्थिर पानी में यानी स्थिर जल में 20 किलोमीटर की दूरी करने में 30 मिनट लगते हैं। तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट लगते हैं, मतलब आधा घंटा लगता है। समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी कितना होगा, 20 किलोमीटर बटे 4 स्थिर पानी में। स्थिर पानी में मतलब क्या है मेरे भाई, नाव की चाल बोल रहा, ठीक है ना। नाव को स्थिर पानी में यानी नाव का चाल x है, स्थिर पानी में जब जाना है बस। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यहाँ पे इसको घंटा में बदल दिए, ये भी घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। अब देखिए यहाँ से x का मान आ गया मेरे भाई, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का x बराबर 40 आया, तो y बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटा में लिख देता हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछ क्या रहा कि धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो धारा के प्रतिकूल मतलब x माइनस बाई, मतलब मैं लिख देता हूँ बटे समय बराबर दूरी बटे 4, x माइनस बाई बटे चाल कितना, सॉरी दूरी बटे चाल, दूरी कितना होगा मेरे भाई 15 बटे 4, धारा के प्रतिकूल x माइनस बाई, तो मेरे भाई 15 बटे x माइनस बाई 30 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 1/4।
2 हो जाएगा। 1/2 क्या आ गया, धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर दूरी तय करने में 1/2 आवर लगेगा, या 30 मिनट भी बोल सकते हैं, लेकिन घंटा में पूछा तो 1/2 आवर इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज तक रहने देते हैं साथियों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 14 लेकर आएंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा। उसके बाद तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और फिर से एक बार बता देते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किए हैं तो ठीक है ना। कोशिश करेंगे और बढ़िया से बढ़िया लाएं साथियों। और CHSL का भी कंटेंट बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी के सभी तैयार करके हम आपके सामने लाएंगे। उसका भी अलग से क्लास होगा, ठीक है ना। तो उसका अल्टरनेट रखेंगे, या जब आप बोलिएगा तब रखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए साथियों यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।